तो आबादी के मामले में भारत विश्व गुरु बन चुका है। जी हां, जनसंख्या के मामले में भारत ने चीन को पछाड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के मुताबिक भारत की जनसंख्या 142 करोड़ को पार कर चुकी है, जबकि चीन जनसंख्या के मामले में अब दूसरे नंबर पर आ गया है। भारत की जनसंख्या चीन से 29 लाख ज्यादा है, लेकिन खुशी की बात ये नहीं बल्कि चिंता का विषय है, क्योंकि बढ़ती आबादी के साथ कई चुनौतियां भी हैं। भारत को अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसंख्या का लाभांश यानी कि फायदा लेना है, तो उसे अपने युवाओं के लिए नए रोजगार पैदा करने होंगे। रोजगार की तलाश में सबसे ज्यादा संख्या गांवों में रहने वाले युवाओं की है, जो अपने गांव को छोड़कर शहरों की तरफ निकल तो पड़ते हैं, लेकिन उन्हें वाजिब नौकरियां नहीं मिल पाती। यही नहीं, जनसंख्या बढ़ने के साथ ही खाद्यान्न, स्वास्थ्य और रिहाइश की समस्या भी पैदा हो सकती है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में युवाओं की संख्या अन्य देशों से काफी ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक 25% आबादी की उम्र 0 to 14 ईयर्स यानी कि 14 साल से कम उम्र की है। वहीं 10 से 19 साल तक के 18% लोग हैं, जबकि 10 से 24 साल तक के लोगों की तादाद 26% है। भारत की कुल प्रजनन दर की बात करें तो ये आंकड़े 2.0 है। भारतीय पुरुष औसतन 71 साल जीते हैं, तो महिलाओं की औसत आयु 74 साल है। ये रिपोर्ट 1978 से प्रकाशित हो रही है और इस मामले में यूएनएफपीए का कहना है कि अब दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई है। भले ही भारत की बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय हो, लेकिन कई ऐसे देश भी हैं जो कम जनसंख्या और बूढ़ी आबादी का दंश झेल रहे हैं। पहले बात चीन की करते हैं तो चीन अपनी बूढ़ी आबादी से परेशान हो चुका है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 20 करोड़ लोग 65 साल से ज्यादा के हैं चीन में। चीन की लगभग 40% आबादी 60 साल के ऊपर हो गई है। यहां पर एक वक्त पर जनसंख्या काबू पाने के लिए नियम कड़े बनाने पड़े थे। साल 1973 में चीन की जनसंख्या वृद्धि दर करीब 2% थी। आपको बता दें कि किसी भी देश में उसकी मौजूदा जनसंख्या को बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि उस देश की प्रजनन दर जो है वो 2.1% से कम ना हो। लेकिन चीन ने 1983 तक इसे घटाकर 1.1% कर दिया था। चीन ने उस समय 2 अभियान चलाए। पहला, उसने केवल एक बच्चे की नीति अपनाई और फिर बाद में ज़्यादा उम्र में शादी करने और बच्चों के बीच फासला रखने की नीति अपनाई। अब जनसंख्या बढ़ाने के लिए चीन सरकार रोज़ाना नए नए प्रलोभन भी दे रही है। इसमें टैक्स कम करने, प्रेगनेंसी के दौरान लंबी छुट्टी की व्यवस्था और आवास सब्सिडी को शामिल किया गया है। फिर भी यहाँ के लोग एक से ज़्यादा बच्चे पैदा करना नहीं चाहते। ऐसा ही कुछ हाल जापान, इटली, रूस, ईरान और ब्राज़ील का भी है, जहाँ जनसंख्या लगातार घट रही है। भारत जनसंख्या के मामले में भले ही विश्व गुरु बन गया हो, लेकिन हमारे सामने चुनौतियाँ कई हैं। और जैसा कि हमने कहा कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें जो चाहिए, जो हमारी युवा आबादी है, क्या हम उसको देश की प्रोडक्टिविटी से जोड़ सकते हैं? क्या ये बढ़ी हुई जनसंख्या और बाकी देशों में कम होती हुई जनसंख्या जो है, क्या हमारे लिए ये जनसंख्या विस्फोट चुनौतियों के साथ साथ कुछ संभावनाओं को लेकर भी आया है? इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ हैं पूनम उटरेजा जी, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की। पूनम मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब ये तो एक्सपेक्टेड ही था मैम कि इस वक्त जो है आबादी चीन को हम पार कर लेंगे आबादी के मामले में, बट इस समय आपको ये चुनौती ज़्यादा लग रहा है या इसमें कुछ मौके भी हैं? आप किस तरह से एनालाइज करेंगी भारत की इस स्थिति को? मुझे मौकों में चुनौती दिख रही है, पर मौके जरूर दिख रहे हैं। देखिए, इंडिया की आबादी, जैसे आपने भी कहा, गिर रही है और 2 हमारा दर अभी 2% हो गया है। इसका मतलब कि 2 बच्चे जो लोग रिप्लेसमेंट लेवल में हम पहुंच गए हैं, अगर 2 बच्चे पैदा होते हैं तो वो 2 माँ बाप को रिप्लेस करते हैं। तो अगर हमारे साउथ इंडिया में देखें, 24 स्टेट्स में इंडिया में आबादी बहुत कम हो गई है, 2 पे पहुंच गई है। 3-4 ऐसे प्रांत हैं जहां पे आबादी अभी भी ज्यादा है, जहां गरीबी, महिलाओं की लिटरेसी नहीं है, पढ़ाई कम है और वो भी बढ़ रही है। अब गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट में, जैसे चाइना ने इन्वेस्ट किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इन्वेस्टमेंट की है। तो इसलिए मैं घबरा नहीं रही, क्योंकि हमारी आबादी कुछ बढ़ेगी, पर
मिडल ऑफ द सेंचुरी के में हमारी आबादी बहुत कम होने लग जाएगी। तो घबराने की कोई बात नहीं है। चुनौती जो है वो है यंग पॉपुलेशन हमारी, जिनको हमें स्किल एजुकेशन स्किल के बिना अगर हम देंगे तो वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठा पाएंगे, और एक बहुत बड़ी यंग पॉपुलेशन जो अनएम्प्लॉयड है देश के लिए खतरा का कारण हो सकती है। तो हमारी गवर्नमेंट समझती है, मैं ये कहना चाहूंगी कि स्किल के ऊपर बहुत ध्यान देना है, और 25 साल है हमारे पास फॉर डेमोग्राफिक डिविडेंड कि हम इनको स्किल करके नौकरियां इंडिया में और बाहर, जैसे आपने कहा बहुत से देश हैं जिनकी चिंताजनक ये विषय है कि उनकी पॉपुलेशन एकदम गिर गई है और उनके पास काम करने वाले लोग नहीं हैं। इंडिया के पास ये एडवांटेज है। इंडिया के पास एक बड़ी संख्या जो धीरे-धीरे मिडिल क्लास में आ रही है और गरीबी कम हो रही है। हमारे पास हमें एक डिपेंडेंसी नहीं है बाकी देशों पे कि वो हमारा जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो सामान खरीदेंगे कि नहीं। इंडिया में एक बड़ी जो पॉपुलेशन है वो ऑल्सो परचेज करती है गुड्स एंड सर्विसेज। इसलिए चुनौती सिर्फ गवर्नमेंट को दो हैं। एक इन यूथ के लिए कैसे जल्दी से जल्दी तुरंत इनकी स्किलिंग होगी, जबकि जहां जॉब्स मिल सके। सिर्फ स्किलिंग का कोई मतलब नहीं है अगर जॉब्स ना हो, तो क्रिएटिंग जॉब्स। और दूसरा, बहुत से जगह इंडिया में आप देखें जैसे हेल्थ में 40% लोगों की कमी है काम करने के लिए। तो हम ये सब अच्छी तरह प्लान करके अपने लोगों को के लिए नौकरी क्रिएट कर सकते हैं। और गांव में देखिए, इंडिया इज द रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ स्किल, जो क्राफ्ट के स्किल हैं, और चाइना के पास बहुत कम स्किल है, पर उन्होंने ग्लोबल मार्केट कैप्चर की हुई है। इंडिया पूरा, मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिजन्स के साथ काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाइना ने बनाया है और एक्सपोर्ट नीति बना के इतना एक्सपोर्ट किया है, हम भी कर सकते हैं। तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं इसमें। तीसरा, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम अपने यंग पीपल में इन्वेस्ट, स्पेशली लड़कियों में इन्वेस्ट करते हैं, चाइना ने लड़कियों में इन्वेस्ट किया, एजुकेशन, हेल्थ, सब कुछ, तो आगे बढ़ी और उनके बच्चे कम हुए। अब एक पढ़ी लिखी महिला 2 से ज्यादा बच्चे नहीं चाहती है। तो हमारी पॉपुलेशन और भी जल्दी स्टेबलाइज हो सकती है अगर हम गर्ल्स में इन्वेस्ट करें। और कोई वर्ल्ड इकोनॉमी में ऐसा नहीं हुआ कि लोग वो तरक्की करे तेजी से महिलाओं को पीछे छोड़ के। तो इसलिए मुझे लगता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण और यंग एंड महिला ओल्डर, जिसको फैमिली प्लानिंग की जरूरत है, अगर साधन हम उपलब्ध करवाएं तो हमारे देश में और भी कम पॉपुलेशन हो सकती है और महिलाओं को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपने लिए और देश के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। यस मैम। अब मैम, एक बड़ी चुनौती उभर कर ये सामने आ रही है, और जैसे कि यूएन की रिपोर्ट भी कह रही है कि अब तो सिर्फ डिक्लाइन ही हमको देखने को मिलेगा। 8 बिलियन ओवरऑल वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो चुकी है, लेकिन यूएन कह रहा है कि अब सिर्फ डिक्लाइन ही देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट 2090 तक तो बड़ी स्थिति वैसी हो जाएगी, चिंताजनक, ये ऐसी स्थिति में आ जाएंगे जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारे यहाँ हम उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, हमारे यहाँ टैलेंट है, हमारे यहाँ स्किल है, लेकिन उस स्किल को शायद वो वाजिब मेहनताना नहीं मिल पाता। इसलिए जो हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन जो हो जाता है, अब हमारे यहाँ हम स्किल अप तो कर देंगे अपने युवाओं को, लेकिन वो जाके वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाएंगे, वो यूएस चले जाएंगे, यूरोप चले जाएंगे, गल्फ कंट्रीज में चले जाएंगे। तो उनको रिटेन रखना ये कितना इंपॉर्टेंट होगा मैम? 2 चीजें हैं। एक तो उनको रिटेन जॉब अपॉर्चुनिटीज विद अच्छी वेजेस। हमारे देश में वेजेस बहुत कम हैं।
स्पेशली जो अनस्किल या मीडियम स्किल वाले लोग हैं। अमीर लोग जो अच्छा पढ़े लिखे हैं बहुत कमा रहे हैं, पर हमें वेजेस इंक्रीज करनी होंगी। हमारे जो लेबर लॉज वगैरह हैं उसमें हमें देखना होगा कि मिनिमम वेजेस से हमारी मिनिमम वेज भी बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा जो आपने मुद्दा उठाया है, तो इंडिया में सोच है इसके बारे में कि ब्रेन ड्रेन हो जाएगा, स्किल्ड लोग बाहर चले जाएंगे क्योंकि उन देशों को जरूरत है। तो इंडिया ने जापान के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है, जब जहां की जापान जिनको बहुत सख्त जरूरत है स्किल्ड वर्कर्स की इंडिया से, वो इन्वेस्ट करेंगे एजुकेशन में और स्किल बिल्डिंग में। और हमें हमारी सरकार को जिन जिन देशों में बहुत कमी आई है पॉपुलेशन और जहां हमारे लोग जा सकते हैं, उनको उनसे निवेश करवाना चाहिए और वो करेंगे। अगर जापान कर सकता है तो बाकी देश भी करेंगे। तो मुझे लगता है एक बैलेंस हमें करना चाहिए। और तीसरा, देखिए इंडिया की सॉफ्ट पावर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे हम आगे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, सॉफ्ट पावर हमारी आएगी विद इंडियंस भी। इंडिया जब फैलेंगे और जगह में इंपॉर्टेंट पोजीशंस में रहेंगे। देखिए कितना गर्व की बात है कि अमेरिका में 7 बड़ी कंपनीज में इंडियन एजुकेटेड इंडियंस हेड कर रहे हैं। और वो ब्रेन ड्रेन जरूर मानूंगी मैं, किंतु अगर हम उनसे इन्वेस्ट कराएंगे देशों को जिनको जरूरत है, तो आई थिंक ये बैलेंस हो सकता है। और इंडिया की जो नीति है इसमें हर तरह से फायदा करेगी। किंतु हमें अपने लोगों को अगर हम अच्छे एनवायरनमेंट और सैलरी नहीं देंगे, अच्छे तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो लोग जाएंगे। पर इंडिया में इतने लोग हैं कि जी, हम फिर भी बहुत से लोग हैं इंडिया के लिए जो प्रोडक्टिव हो सकते हैं। एब्सोल्युटली मैम। 2/3 जो है हमारी पॉपुलेशन का, तकरीबन 68% वो वर्किंग पॉपुलेशन है। अभी हमने एज को भी बढ़ाया है, तो उसमें हम 15-16 जी, से और 62-64 साल की उम्र अगर ले लेते हैं, तो 68% हमारे यहाँ लोग वर्किंग हैं। अब जी, इस वर्किंग पॉपुलेशन को एक तो पहले वाजिब काम देना, फिर जो आपने कहा कि जी, वेजेस देना, लेकिन हमारे सामने अपनी चुनौतियां भी हैं। अब हमारी ग्रोथ की स्टोरी जो प्रोजेक्शंस हैं, क्या हम इतने मौके दे पा रहे हैं? यूएन कह रहा है कि 1.4 बिलियन की जो पॉपुलेशन है, आपको उनको 1.4 बिलियन अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखना चाहिए। तो क्या हम अभी इस स्थिति में हैं मैम कि हम इतनी ही अपॉर्चुनिटी दे पा रहे हैं जितने हम हमारे लोग हैं? देखिए इंडिया में अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो रही हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी देख लीजिए, आज की स्थिति में जो इतना बढ़ रहा है यूज ऑफ इंटरनेट, यूज ऑफ सेल फोन, यूज ऑफ अलग अलग भिन्न टेक्नोलॉजीज, तो इसका मतलब हमारे लोग टेक्नोलॉजिकली केपेबल हो रहे हैं। आज की स्थिति में कहीं भी 95% जॉब्स के लिए आपको कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और एजुकेशन चाहिए। तो इंडिया में देखिए आप टेक्नोलॉजिकली कितना सबसे तेजी से बढ़ रहा है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका मतलब लोग काबिल है ना उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए। तीसरा, इंडिया हब बन सकता है ग्लोबल, क्योंकि हमें एक तो इंग्लिश हमारे यहाँ सिखाई जाती है। तो हम हमारे यहाँ चाहे आप टेक्नोलॉजी के जो कंपनीज हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने इंडिया में हब बनाए हुए हैं। और ये और भी आगे जा सकता है, क्योंकि कोविड के बाद ये तय हो गया है कि आप जरूरी नहीं किसी ऑफिस में जाएं या उस कंट्री में बैठे। आज लोग इंडिया में बैठ के नौकरियां कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ। और हमारी जो टेक्निकल एडवांसमेंट है, उससे हमें बहुत फायदा होगा जॉब्स के लिए, इंडिया में भी और बाहर भी। जी। और सबसे बाद में मैं ये कहना चाहूंगी कि एक इंडियंस बहुत ही इनोवेटिव हैं।
जितने ज्यादा लोग हैं उतना ज्यादा दिमाग है, इनोवेशन होंगी। हमारे लोग बाहर जाके इनोवेशन करते हैं। इंडिया में भी आप देखें, चाहे जुगाड़ से लेके हाई टेक सॉल्यूशंस हमारे यहाँ पाए जाते हैं। तो मुझे तो इंडिया में बहुत होप लगती है, क्योंकि हम हमारे गांव के भी पढ़े हुए लोग बहुत इनोवेटिव हैं। एब्सोल्युटली मैम। अच्छा, एक चीज जो इलिटरेसी का जो सवाल था उसको तो हमने काफी हद तक पार कर दिया, इनफैक्ट बहुत तेजी से हमने पार किया। लेकिन अब हमारे सामने एक नई चुनौती है, वो चुनौती है एजुकेटेड बट अनएम्प्लॉयड। एजुकेटेड, और उससे भी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है जी, एजुकेटेड एम्प्लॉयड बट अंडर एम्प्लॉयड। अब ये जो जॉब को लेकर, अपने करियर को लेकर एक असंतुष्ट वर्ग बैठा हुआ है युवाओं का, चाहे वो कितना ही हो, सरकारें कितने भी दावे करे कि नहीं साहब हम तो जॉब दे रहे हैं और प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष जॉब लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन संतुष्टि का भाव जो होता है वो अनएम्प्लॉयड के साथ साथ अंडर एम्प्लॉयड में भी आता है। ये यूथ, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है इसकी, ये कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए एक सोशल स्ट्रक्चर के लिए कहीं चुनौती खड़ी कर दे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? उनको मेंटली, उनको स्किल रूप में उनको इंगेज रखने के लिए मैम किस तरह से पॉलिसी इंटरवेंशंस होने चाहिए? मैं 2-3 बातें कहूँगी, और आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, क्योंकि इंडियन यूथ आप देखिए जो अनएम्प्लॉयड है वही राइट्स में भी होते हैं, किलिंग्स में, जहाँ भी आप देखें ये एब्सोल्युटली। अनहैप्पी फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉयड यूथ है, और इनके साथ तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और इनके मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी इन पे बहुत है। इंडिया के यूथ चाहे सुइसाइड में हो, सबसे ज्यादा है कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, और इंडिया में अनएम्प्लॉयड या फ्रस्ट्रेटेड यूथ बहुत है जो डिस्ट्रक्टिव पाथ में कुछ तो गए हैं और भी ज्यादा जाएंगे, अगर हम तुरंत और अच्छी तरह इनका रिहेबिलिटेशन और अपॉर्चुनिटीज नहीं देते। पर मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि आज की स्थिति में आप अगर होटल्स में देखिए, इतनी मुश्किल है लोग ट्रेन लोग लाना। तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री, चाहे हेल्थ सेक्टर में हो, एजुकेशन, टीचर्स की कमी है, हमारा प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए, और हमारे स्किलिंग में, और अच्छी स्किलिंग में, और जॉब जो है ये इंडिया में वेजेस की भी जो कमी है वो लोगों को बहुत सताती है। तो एब्सोल्युटली। हम लोग को सारा, हमारे इतने बिलियनर्स क्यों हो रहे हैं और इतना प्रॉफिट क्यों है हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर को? एक कारण ये है कि लेबर की सैलरीज बहुत लो हैं। बहुत तो लोग हमें हैं। सैलरीज भी इंक्रीज करनी होगी, जो लोगों की फ्रस्ट्रेशन कम करेगा। मिनिमम वेजेस तक नहीं मिलती हैं, और हमारे यहाँ चाहे टेक्नीशियंस हों, उनको भी हमारी जो सैलरीज हैं बहुत कम है। फाइनली जो आपने मुद्दा उठाया कि अंडर एम्प्लॉयड हैं लोग, तो मल्टीपल जॉब्स करते हैं। जैसे आप किसी भी विकसित देश में जाइए, लोग जिनको अच्छी नौकरी नहीं है वो मल्टीपल जॉब्स करते हैं, और हमें ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए, जहां पे चाहे एक कारपेंटर हो, वुड मेसन हो, यस मैम। इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, हमें इन लोग को ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज इंडिया में हमें 100 गुना बढ़ानी होंगी, और एब्सोल्युटली। इंडिया के पास कैपेसिटी है करने की, और ये सरकार जो ठान लेती है वो करती है। तो एब्सोल्युटली। मुझे लगता है यस कि मैम, एब्सोल्युटली अभी मैम, ये कैपेसिटी तो आने बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। एक मेरा आखिरी सवाल होगा, क्योंकि आप इस क्षेत्र जी, में बहुत लंबे समय से काम कर रही हैं अलग अलग स्टेक होल्डर्स के जी, साथ। आई एम श्योर आप ग्रास रूट लेवल पे लोगों से मिलती होंगी, जी, उनके उनके माइंडसेट को समझती जी, होंगी। हमारे यहाँ जॉब्स को लेकर एक जो माइंडसेट है और जो डिग्निफाइड जॉब है, मसलन उत्तराखंड का युवा अपने यहाँ काम करने को शायद इसलिए तैयार ना हो क्योंकि उसका जॉब उसे वहां पर उन हालात में लोकल सर्कमस्टांसेस में डिग्निफाइड नहीं लगता। वो दिल्ली आके काम कर लेगा, मुंबई आके काम कर लेगा, यहाँ से बाहर जाके काम कर लेगा। इसी तरह से केरला की जो नर्स है उसे शायद इंडिया में उतना ज़्यादा वेजेस ना मिले या उसे अपने काम में उतनी डिग्निटी का एहसास ना हो।
वो विदेश जाकर काम कर सकते हैं। और मैं इसको सिर्फ एग्जाम्पल भर दे रहा हूं, जो जहां पर है, जिन परिस्थितियों में है, उस जॉब की डिग्निटी जब तक हम सोशल तौर पर नहीं बना पाएंगे, क्या हम ये कह सकते हैं कि हम यूथ को स्किल करके यही एम्पावर करेंगे? वरना होगा ये कि हमने यूथ को आज यहां स्किल किया और पता चला कि वो विदेश चला गया। तो ये कैसे, हम थोड़ा सा सामाजिक रूप से भी हमें देखना होगा मैम। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, इंडिया में डिग्निटी ऑफ लेबर बिल्कुल नहीं है। हम क्या इज्जत देते हैं जो हमारे घर में काम देते हैं, करते हैं एज डोमेस्टिक स्टाफ, हम उनको नौकर आज भी बुलाते हैं। और इंडिया में डोमेस्टिक बिल अभी तक नहीं बना है, जहां उनकी मिनिमम वेजेस, छुट्टी, यूनिफॉर्म, फिर इंसेंटिव्स, बोनस, ये सब हमारे यहाँ जो काम करते हैं उनको ये भी इज्जत देगा। सिर्फ पैसे की बात नहीं है, हमें एक रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए। हम किस तरह उनसे बात करें, किस तरह हमारा व्यवहार हो। और ऐसी कुछ यंग पीपल हैं जिन्होंने सर्विसेज स्टार्ट करी हैं, जैसे बैंगलोर में, और वो नेगोशिएट करते हैं जहां आप काम करने जाते हैं, आपकी तनख्वाह क्या होगी, आपको छुट्टी कितने दिन मिलेगी, और आपको कितना समय सोने का मिलेगा। तो ये डिग्निटी ऑफ लेबर तब आएगी, एक तो जब सैलरी ज्यादा होंगी, दूसरा हम इज्जत देंगे। इंडिया में इज्जत देने की बहुत कमी है। यस मैम, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ सैलरी ही नहीं, सैलरी के साथ साथ जो एहसास होना चाहिए डिग्निटी का, एक इज्जत का, एक सम्मान का जो एहसास होना चाहिए। पैसा शायद भारतीय जो कामगार है उसके लिए एक बारगी में शायद सेकेंडरी हो जाए, अगर उसे अपने जॉब में इज्जत मिले तो ये दोनों चीजें बड़ी आवश्यक होंगी, अच्छा वेज और अच्छा सम्मान। और इसी के साथ हम जो आज हम जनसंख्या विस्फोट कहते थे, आज वो हमने देख लिया, दुनिया में नंबर 1 हो गए। लेकिन इसी में ही अपॉर्चुनिटीज भी हैं, हमें ये भूलना नहीं होगा, लेकिन उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच पूनम मैम।